नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। बंसल न्यूज की इस खास पेशकश, खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बंसल न्यूज पर वो नेता जिन्होंने विधानसभा में 9 बार विधायक के रूप में काम किया और उसके बाद अब राज्यसभा में है। राजस्थान निर्वाचन क्षेत्र से राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर, प्रमोद धन्यवाद। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद बंसल न्यूज़ का जो आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात कह सकूं। मौजूदा जो राजनीतिक दौर चल रहा है, सबसे पहले एक सवाल उसी पर लूंगी। एक सीनियर लीडर होने के नाते कांग्रेस को अपना पूरा जीवन आपने दिया और एलएलबी भी आपने की। आप बार बार कांग्रेस, बार बार विपक्ष कहता है कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मौजूदा पॉलिटिक्स गलत दिशा में जा रही है। एक एडवोकेट होने के नाते, एक सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहें? देखिए, अब सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में जो इस देश को सबसे बड़ी चीज मिली थी, समानता का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार। जाति धर्म के नाते कोई भेदभाव नहीं होगा। पर आज इस देश में संविधान की उसी मूल भावना को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और किसी और के द्वारा नहीं, उसी सरकार के द्वारा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान की रक्षा करे, जिसने संविधान की सौगंध लेकर सरकार बनाई हो। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आज प्रायोरिटीज बदल रही, विकास, तरक्की, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये सारे मुद्दे अब कहीं दूर खो जा रहे हैं। अब तो ये है कि धर्म के नाम पे एक अजीब सा वातावरण बना दिया गया है। काम हो न हो, महंगाई बढ़ती रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, चारों तरफ पिछड़ापन आ जाए, वो सब अपनी जगह, पर बस धर्म के नाम पे हम उन्माद पैदा करेंगे, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब धर्म की राजनीति की जाती है, धर्म की बात की जाती है, उसी तरीके से भाजपा मौजूदा सरकार कहती है कि पहले एक वर्ग विशेष को तरजीह दी जाती थी, एक वर्ग विशेष के लिए ही तमाम योजनाएं और सुविधाएं लाई जाती थीं और जो बहुसंख्यक हैं यानी हिंदू आबादी, उसे तिरस्कृत किया जाता था। झूठ, बेबुनियाद भाजपा का एक बहुत मिथ्या प्रचार। मैं ये कहूँगा, सबको बराबरी का हक मिलता था। हमारे संविधान में जो कमजोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो समाज से अलग कट गया, सबसे पहले हमने दलितों को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को। तो वो किस धर्म के थे? और ये तो हमने शुरुआती दौर में कर लिया, तो क्या वो गलत था? उसकी तरफ इनका इशारा है। हमने कौन सा संविधान में परिवर्तन किया, कहाँ संविधान बदल के हमने किसी विशेष वर्ग के लिए कुछ किया? हाँ, जो गरीब थे, पिछड़े थे, उनके लिए किया, जो वंचित थे समाज में, उनके लिए किया। तो मुख्यतः तो जैसे मैंने कहा, कहानी शुरू होती है जब देश आज़ाद हुआ, तो जो सबसे जाति के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी, सुविधाओं के नाम पे भी सबसे अछूता हिस्सा था, हमने उसको छुआ। इसी तरह जहाँ जो लगता गया समाज में, जो जैसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, तो किस जात के थे? तो ये एक झूठ, मिथ्या, मैं कहूँगा बिल्कुल सामने दिखने वाला झूठ बोल रही है भाजपा। हमें बताए, क्या अनुसूचित जाति को आरक्षण देना गलत था? पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना गलत था? बोले। प्रमोद जी देखिए, चाहे भाजपा दुष्प्रचार कर रही है या विपक्ष की कुछ खामियां रही, लेकिन हकीकत यही है कि आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। आज कांग्रेस बहुत सिमट कर रह गई है। इस इस स्थिति के लिए कांग्रेस आज जिस दशा और दिशा में बढ़ रही है, उसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानेंगे? आपने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया। कौन है कांग्रेस की इस स्थिति का गुनहगार? क्योंकि पूरा देश तो कांग्रेस के साथ था ही।
देखिए, हालात और जैसे मैंने कहा धार्मिक उन्माद, इसने एक भ्रम सा पैदा किया और वो भ्रम धीरे धीरे खत्म हुआ। उसमें मुझे कहीं कोई शक सुबह नहीं है। जहाँ तक सवाल है, आज कोई संस्था इंडिपेंडेंट नहीं रह गई। जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी वो सरकारी कब्जे में आ गई। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो अभी राहुल जी का आया है कि महाराष्ट्र में 48 लाख वोट बढ़े और सब पड़े भाजपा को, जो उनका आया है कि एक ही नंबर वोटर का कई लोगों को है, तो ये चिंता का विषय है। फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? इसमें कांग्रेस कमजोर हुई या भाजपा बेईमानी करके चुनाव जीत रही है? क्या हुआ हरियाणा में पार्लियामेंट में पहले और दूसरे राउंड में? किस तरह इतने ढेर सारे वोट बढ़ गए, और अगर आप उन्हीं को माइनस कर दें तो सरकार तो आज भाजपा की नहीं होती। इन सब के बावजूद भी भाजपा अपने बूते पे सरकार नहीं बना पाई, उसे बैसाखियों के सहारे रहना है। तो ये तो दर्शाता है ना कि गिरावट आई है, और गिरावट इतनी बड़ी थी कि वो अल्पमत में आ गए थे। बेईमानी करके उन्होंने सरकार जरूर बना ली है, पर हर ऐसी चीजों का अंत होता है, वो अंत बहुत दूर नहीं है भाजपा का। लेकिन प्रमोद जी, अगर वाकई इलेक्शंस में बेईमानी होती है, अगर ईसी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उन राज्यों में क्या होता है जहां कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं? चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, आप साउथ की बात कीजिए, केरल की, कर्नाटक की, वहां क्यों नहीं कांग्रेस कहती कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, और वहां क्यों भाजपा आपको जीतने देती है? 2 वजह मैं बहुत साफ कहूँगा। जहाँ बेईमानी के बाद भी नहीं जीत पाते ये, जहाँ हमारा प्रबल बहुमत होता है, वहाँ हमारी सरकार बन जाती है। और दूसरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक आध जगह ये थोड़ा सा अपने आप को दिखाने के लिए भी कुछ कम करते हैं। तो मैं नहीं कहता कि हिमाचल में सरकार बनी और कर्नाटक में सरकार बनी तो इन्होंने बेईमानी नहीं की, या तेलंगाना में बनी बेईमानी नहीं की, पर इनके बेईमानी के बावजूद भी हम जीते हैं। और मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में वो माहौल आने जा रहा है कि एक आंधी चलेगी जिसमें इनकी बेईमानी, भ्रष्टाचार सब ध्वस्त हो जाएगा। कब चलेगी वो आंधी? इस चुनाव में चली थी। आप देखिए ना, अल्पमत में आ गए। हो सकता है अगली बार इस स्थिति में आ जाए कि ये सरकार न बना पाए। मैं तो बहुत श्योर हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब ये तभी जुबान से नहीं, लोग कहने लगे हैं। देहात में हम तो राजनीति में हैं, वहाँ लोग कहते हैं भाई अपना वोट बचाओ। हम तो देते ही, वोट जाता कहाँ है? तो ये एक मन में लोगों के आना शुरू हो गया है। और लोकतंत्र में जब ऐसी बातें होने लगती हैं तो फिर उस आंधी को कोई रोक नहीं पाता। प्रमोद जी, हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। हालांकि महाकुंभ किसी जाति विशेष या पार्टी विशेष का नहीं है, महाकुंभ हमारे भारत की सनातन की परंपरा रही है। लेकिन प्रमोद तिवारी जी इंडिपेंडेंटली, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, प्रमोद तिवारी जी इस महाकुंभ के लिए क्या कहेंगे? क्या योगी जी को बधाई और शुभकामनाओं के पात्र मानते हैं इस सफल महाकुंभ के लिए? क्या इस महाकुंभ के आयोजन को, व्यवस्थाओं को सफल मानते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, ये महाकुंभ तब नहीं शुरू हुआ जब मोदी जी आए या योगी जी आए। मैं उस सरकार में मंत्री भी रहा हूँ जब महाकुंभ आया था। अब महाकुंभ, कुंभ को महाकुंभ कैसे किया जाता है, ये भाजपा से कोई सीखे। ये 144 वर्षों पे ऐसे ग्रह बने हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक 45 साल से मैं हूँ राजनीति में, तो 2 बार ऐसे मौके आके निकल गए। तो क्या 144 साल का जो प्रचार हुआ वो कितना सही? बड़ा नहीं, भाई, आपके हिसाब से आयोजन जो था, जो व्यवस्थाएं थी, क्या वो सफल आयोजन था? सरकार सफल रही? आगे ही तो आ रहा हूँ उसी पर। तो 144 साल का आपने किया, बहु प्रचारित किया, जितना आपने प्रचार किया उसके हिसाब से इंतजामात में कमी थी। रिजल्ट बोलते हैं। दिल्ली में क्यों स्टैम्पीड हुई रेलवे स्टेशन पे? क्यों इलाहाबाद में स्टैम्पीड हुई जिसमें इतने लोग मरे? क्यों ट्रेनों में इस तरीके से लोगों को जानवरों की तरह आना पड़ा? क्यों लोगों को 12-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? क्यों लोगों को, बहुत से लोग जो संगम नहाने आए थे वो दूसरे घाटों पर नहा के क्यों वापस जाना पड़ा? तो इसे बदइंतजामी नहीं मानेंगे? ये धोखा नहीं है उन लोगों के साथ जो इनके विश्वास पे आए थे?
फिर संख्या बढ़ाओ, गिनीज बुक में आप नाम लिखाने के लिए तमाम ऐसी चीजें करते जा रहे हो, उसकी मैं आलोचना करता हूँ और मैं उसे उचित नहीं मानता किसी भी सरकार के लिए। वहीं एक सफल आयोजन सनातन धर्म को मजबूत करने वाला, जो उसके धर्मावलंबी हैं उनके लिए हुआ, तो मैं उसकी निश्चित रूप से बधाई देता हूँ। जितने स्नानार्थी आए, जो सरकार के सहयोग में लगे थे, जो प्रबंध थे। क्या आप गए डुबकी लगाने? 3 बार गया, क्योंकि मेरा इलाहाबाद से, प्रयागराज से नाता है। मैं 1965 में ही वहाँ आ गया था, सारी शिक्षा मेरी वहीं है, कई कुंभ मिलते हुए देखा है मैंने, वकालत भी वहीं की हाई कोर्ट में, अब भी मेरा घर वहीं है। तो मैं तो 3 बार गया था, लेकिन मैंने इनका कोई प्रोटोकॉल, कोई वीआईपी नहीं लिया था। मुझे मालूम था कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। प्रोटोकॉल को लेकर जनता में रोष भी काफी दिखा कई मौकों पे। उचित था कि एक तरफ जनता 15 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है और आप एक साथ वीआईपीज को ऐसा ले जा रहे हैं जैसे वही सबसे बड़े हिंदू हैं। और उससे जो असुविधा हो रही थी, रोक दिए जा रहे थे लोग, तो थके हारे लोग, जिसमें 70 साल 80 साल के या बच्चे थे या महिलाएं थी। अब जैसे उनको अगर आप रोक देंगे सिर्फ इसलिए कि एक वीआईपी आ रहे हैं आपने, तो वो तो ठीक नहीं था। वीआईपी का एक रूट था और उस रूट से ही ले जाना चाहिए था, इधर से मेले से नहीं लाना चाहिए था। फिर आए हैं, नहाए जाए, अब इस आश्रम में, उस आश्रम में, यहाँ वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। अब जब मोदी जी करेंगे, जब गृह मंत्री जी करेंगे, सरकार के मंत्रीगण करेंगे, तो जनता में रोष होना स्वाभाविक है। प्रमोद जी, हम अगर दिल्ली की बात करें, हम इस वक्त दिल्ली में ही बैठे हैं। दिल्ली में अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि एक आंधी आएगी जिसमें भाजपा उड़ जाएगी, जनता में आक्रोश है। ये आक्रोश इलेक्शंस में कब आप फिर कह देंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, लेकिन क्या हर बार ये मैंने दिल्ली अभी इलेक्शंस पे क्या कहेंगे? मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने अभी तक ये नहीं कहा ईवीएम में गड़बड़ी थी। कांग्रेस कहती तो है ये बार बार। आपने मुझे कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ईवीएम की गड़बड़ी की बात हमने नहीं की। और एक बहुत बड़ा तबका, मैंने आपसे कहा, ईवीएम में गड़बड़ी की बात करता है। यहाँ पोलराइजेशन हुआ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। उस दोनों के पोलराइजेशन में कांग्रेस को नुकसान हुआ, जबकि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा पर हमें सीटें नहीं मिली। तो मैं ये कह सकता हूँ पोलराइजेशन जो हुआ उससे नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा मतदाता प्रभावित ना हो, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। अभी हम बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करते हैं, तो एक सवाल आपके सामने भी बार बार आया होगा कि इंडिया गठबंधन का अब क्या फ्यूचर है, क्योंकि हमने इलेक्शंस में देखा विधानसभा में अलग हो जाते हैं गठबंधन से, और लोकसभा में कहते हैं कि नहीं हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? देखिए, देश में राष्ट्रीय दल अगर आप देखें तो दो ही है, कांग्रेस और भाजपा। अब जैसे भाजपा का जो गठबंधन है हमसे बड़ा है, तो उन्हें भी राज्यों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है। तो जे जहाँ सापा के साथ हुआ कंप्रोमाइज, हमने चुनाव लड़ा मिल के साथ। हमारा महाराष्ट्र में कंप्रोमाइज हुआ, हमने मिल के लड़ा चुनाव। यहाँ जब पार्लियामेंट का ही चुनाव हो रहा था जिसमें सब दल मिलजुल कर लड़े, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में समझौता नहीं किया। गुजरात में, महाराष्ट्र में कई जगहों पे इन्होंने वोट काटे, गोवा में काटे। तो जो रीजनल पार्टी होती है वो उसी प्रदेश तक सीमित होती हैं। जैसे पंजाब में सरकार जरूर है, पर दिल्ली में उनके पास जगह नहीं थी और हमें भी अपना संगठन बनाना था, लड़ना था। तो उधर से मैं सारी गलती इसमें आम आदमी पार्टी की मानता हूँ। उन्हें मालूम था खुले दिल से बढ़ना चाहिए था और मिलजुल के लड़ना चाहिए था, पर वो हमारे अस्तित्व को नहीं स्वीकार। हरियाणा में जहाँ हमारे स्टेक्स थे वहाँ अलग लड़ गए हो। तो ये उचित नहीं था और जिसकी कीमत आम आदमी पार्टी ने चुकाई और कांग्रेस ने भी चुकाई कि आप पार्लियामेंट मिल के लड़े, असेंबली में क्यों अलग अलग लड़े। तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर भी मैं कहूँगा कार्यकर्ताओं को बधाई, नेताओं को बधाई, हमारा वोटों का प्रतिशत बढ़ा पोलराइजेशन के बावजूद। प्रमोद जी, अब
राहुल गांधी जी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर कई बार सवाल खड़े होते हैं। कई बार बातें ऐसी भी कही जाती हैं कि भाई बहन के बीच भी वो संबंध नहीं है जो जनता के बीच दिखाए जाते हैं। क्या वाकई कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर कोई असमंजस है? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं सिर्फ कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं गांधी परिवार का भी समर्पित हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमेठी और रायबरेली से सटा हुआ है, तो मैंने आंख ही खोली है इस परिवार के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ। एक तो इस गलतफहमी को लोग दूर कर लें कि उस परिवार में कहीं कोई मतभेद है, भाई बहन में हो, किसी में हो। ये सब लोग कहते रहते हैं और ये 100% झूठ है। दूसरी बात, यही तो नेतृत्व था जिसने तेलंगाना जिताया, यही तो नेतृत्व था जिसने हिमाचल जिताया, यही तो नेतृत्व था जिसने कर्नाटक जिताया, यही तो नेतृत्व था कि हमको 50 से लाके 100 सीटों पे संसद में बैठा ला। तो मैं तो मानता हूँ, नेतृत्व की अपने सराहना करता हूँ। सोनिया जी ने 2 बार सरकार बनाई उनके नेतृत्व में, राहुल जी की और प्रियंका जी की, तीनों मिलके जो एक टीम बना रखी है वो बहुत लोगों के दिल में चुभती है। तो फॉल्स प्रोपगेंडा होते रहते हैं, राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं, चलता है, चलेगा। आपके ही पुराने साथियों ने कुछ दिन पहले मुझसे ही बातचीत में ये कहा था कि राहुल जी के इर्द गिर्द एक टीम है, कुछ लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस को नौकरों की जरूरत है। कांग्रेस में नौकरों की तरह आपको रहना है तो आप रह सकते हैं कांग्रेस में। ये आरोप लग रहे हैं और आप कहेंगे तो मैं नाम भी जाहिर कर सकती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने खुद कैमरे के सामने इस तरह के बयान दिए। कितने चुनाव लड़े प्रमोद कृष्णन जी, किसी एक में जीते? तो जो जनादेश नहीं प्राप्त कर सका वो अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या देगा? मेरे सामने वो थे कांग्रेस में मेरे सामने उन्होंने जितनी गलतियां की मैंने देखा है। वो महत्वाकांक्षी, और महत्वाकांक्षी होने के नाते उन्हें लगा भाजपा में कुछ मिल जाएगा, चले गए। तो उनको तो बोलने का अधिकार नहीं, मैंने उनकी कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखा है। जनता ने क्यों नकारा उनको? फिर वहां कार्यकर्ता को, कांग्रेस को एक दूसरे को लेके चलना पड़ता है। वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े थे, उनके दिमाग में था कि रातों रात वो मोदी जी को भी ले गए, रातों रात सब कुछ कराए। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, वो जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। तो उनको नौकर याद आने लगे, जिनको करतब खुरी सलूट करते थे। वो किसको नौकर करें मैं नहीं जानता, पर वो लगे रहते थे। और प्रोफेसर वल्लभ? कुछ दिन पहले चुनाव लड़ाया था राजस्थान ले जाके, कुछ दिन पहले झारखंड में लड़े थे वो। तो सब कुछ तो दिया गया, पर अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो नहीं सब्र कर पा रहे हैं। अब जहाँ गए हैं देखिए उनको क्या मिलता है। नहीं, अब तक तो कोई पद मिला नहीं है उन्हें। यहाँ तक कि प्रवक्ता भी वो नहीं है भाजपा के लिए। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि महत्वाकांक्षाओं के कारण ही गए हैं? तो क्या करने गए? गंगा नहाने गए? या कोई बहुत पाप किया था, उस पाप को धोने गए हैं वहाँ की वॉशिंग मशीन में? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन उनको जितना मान सम्मान दूसरे राज्य में ले जाके लड़ाया, सब कुछ तो किया कांग्रेस ने। उसके बाद तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये शुद्ध मन के, अच्छे अंतःकरण के लोग नहीं। बसपा को लेकर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि मायावती जी के सुर इस बीच काफी बदलते रहते हैं, कभी एकदम खामोश हो जाती हैं तो कभी कांग्रेस पर आक्रामक हो जाती हैं। अभी उन्होंने अपने पदाधिकारियों में फेरबदल किया, पार्टी में अचानक ये फेरबदल हुआ, कभी गठबंधन की बात करती हैं, कभी हम साथ साथ है तो कभी आप हमारे हैं कौन। देखिए, ये एक व्यक्तियों की पार्टी है, ये कोई रीजनल पार्टी भी नहीं है। अब वहाँ वही होगा जो मायावती जी को पसंद होगा। मायावती जी का कार्य है, जिनको उनके साथ रहना है उनका हुक्म माने, करें। उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कांग्रेस का अब आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? क्या रणनीति कांग्रेस अब अपनाएगी? क्योंकि कांग्रेस को ये तो तय है प्रमोद जी कि चाहे आप ये कहें कि भाजपा बेईमानी से जीत रही है, चाहे ये कहे कि भाजपा की आंधी है या मोदी की गारंटी जैसे लोग कहते हैं, कांग्रेस को काम तो करना पड़ेगा, रणनीति तो बनानी पड़ेगी। तो क्या है अब भावी रणनीति, किस रोड मैप पे चले? कांग्रेस को संगठन मजबूत करना पड़ेगा,
समय के अनुसार कहीं अगर सुधार की गुंजाइश है वो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात दृढ़ प्रतिज्ञ निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, भाजपा का विकल्प कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है। और ये किस रणनीति के तहत होगा? क्या आप किसी रणनीति पे काम कर रहे हैं? जिस तरह के बयान आ जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, आप सीधे जब हमला करते हैं या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है जो सभ्य भाषा में नहीं आता। वो खड़गे साहब भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं। क्या आप मानेंगे ये गलतियां कांग्रेस मैं करती है, एक सेल्फ एक गोल एक करती है? एक एक बात एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या ये सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व से चल रही है? वन मैन शो। अब आज दिन भर कैमरा नहीं हटेगा, मोदी जी ने हिमालय कैसे देखा, गंगा की कैसे पूजा की, तो सरकारी पूरी की पूरी उन्हीं की है, तो आलोचना किसकी करें? अब अगर वो ट्रम्प से डांट खा के आ गए वहां से, ब्रिक्स अटेंड करके जा रहे हैं, और पहली मुलाकात में ट्रम्प कह रहे हैं कि ब्रिक्स डिसॉल्व हो जाना चाहिए। वो गए हैं अच्छे संबंध के लिए, उन्हीं के मुंह पे कहा जा रहा है कि टैरिफ बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए, 100% टैरिफ कर दिया। तो इसका जवाब उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने जवाब न दे के भारत के हितों में काम नहीं किया, तो आलोचना और किसकी करें? वहाँ किसी की सुनी जाती है? वहाँ मंत्रियों तक के तो अपने विभाग में पीएमओ चला रहा है। तो वन मैन शो है, तो आलोचना भी वन मैन की होगी। और रणनीति, कोई है रणनीति, या समय के साथ बस बहती धारा के साथ चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है। इसमें अपनी वर्किंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेता हैं, वक्त है, हालात है कि हम इतने तूफान में भी खड़े हैं। और आप देखिएगा, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, जहाँ सुधार की गुंजाइश है वहाँ सुधार कर रहे हैं, और जहाँ आवश्यकता होगी हम परिवर्तन करेंगे। और भविष्य हमारा है, देश हमारा है। देश तो आपका है, जाहिर तौर पर देश हम सभी का है, लेकिन उस देश का साथ नहीं मिल रहा है प्रमोद जी। कहीं ना कहीं छूट रहा है। अब हमने देखा, राहुल गांधी जी की ही अगर बात करें तो स्मृति ईरानी ने अच्छा खासा मुकाबला अमेठी में दिया था, और उसके बाद में साउथ का रुख करना पड़ा, वायनाड गए। अब की बार वायनाड में फिर अब प्रियंका जी आ गई हैं। ये जो उलटफेर है, कहीं आपको नहीं लगता कि भरोसा जनता का डगमगा रहा है? कुछ तो सोचना पड़ेगा। भरोसा डगमगा रहा है, तभी 4 लाख वोट से जीते हैं। फिर मो अरे छोड़िए, मोदी जी पहला चुनाव क्यों गुजरात और वाराणसी दोनों जगह से लड़े? इंदिरा जी मेरठ से लड़ी, चिकमंगलुरु से लड़ी। तो ये राजनीतिक रूप से किस नेता को कहाँ से लड़ना है, ये उसको तय करना है, एक चीज। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि आखिर उसी अमेठी ने, जिसने जिताया था स्मृति ईरानी को, अत्यंत करीबी हैं प्रधानमंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर रही, क्यों लाखों वोट से हारी हो? तो झूठ की बाजी एक आध बार चलती है। अब वो समय आ गया, आने वाले दिन कांग्रेस के हैं, भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। बार बार ये कहा जाता है प्रधानमंत्री की, जब हम बात करते हैं देश के मौजूदा हालात की बात करते हैं दुनिया में, देखिए ये बात तो माननी होगी प्रमोद जी, कि इस वक्त दुनिया भर में भारत की तारीफ तो हो रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी होती है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देश में आप कह रहे फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है, इतना मजबूत उसने सरकारी तंत्र बनाया है कि विदेशों में भी हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? कहाँ विदेशों में आपको क्या मिल रहा है, जरा बता दें मुझे। सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ पे अपनी तस्वीर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बना लें। मैंने 2 उदाहरण दिए। अभी इनकी यात्रा थी अमेरिका में, क्या हुआ? वो टेरी बढ़वा के लौटा है। कनाडा गए थे, वहां पर जैसे इनका प्लेन यहाँ लैंड करे उसके पहले ही वहां पे निर्वासित हो गए लोग। अमेरिका से जिस तरह हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी पहना के लोग आए हैं, वो मोदी जी की बड़ी प्रशंसा है। जो इंग्लैंड में हुआ, जो दूसरे देशों में हुआ, मोदी जी की आलोचना मैं करता हूँ, करूंगा। भारत की स्थापित विदेश नीति थी कि हम किसी के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया? भारत का प्रधानमंत्री जाके नारा लगा के आए कि अगली सरकार ट्रम्प सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस विदेश नीति का पालन किया था। आज हमें बता दें, ये भारतवर्ष, इसके चारों तरफ कौन सा देश आपके साथ है?
नेपाल के क्या संबंध रह गए, पाकिस्तान से क्या वो संबंध रह गए, बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, श्रीलंका के साथ जो संबंध, जो आदमी अपने पड़ोसियों से संबंध न रख सके, यहाँ छपवा लो तुम, दिखा दो कोई बड़ी मोदी जी की इज्जत है। मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति और आप सर झुका के चले आ रहे हैं। तो विदेश नीति में बदलाव होना चाहिए देश की, किस तरह का बदलाव हो? सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक नीति में बदलाव होनी चाहिए। जो शेयर बाजार क्रैश कर रहा है, जिस तरह डॉलर 87 रुपए पहुंच गया, जिस तरीके से भविष्य में आर्थिक संकट दिखाई पड़ रहा है, उसको निपटो, फिर विदेश नीति से करो, और फिर गृह नीति संविधान के अनुसार चले, हर आदमी को बराबर का अधिकार मिले, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। इस वक्त दुनिया की अगर हम बात करें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, स्थितियों की बात करें, तो इस वक्त कई जगह पर युद्ध चल रहे हैं और भारत हर जगह से, चाहे देखिए इवैक्यूएशन करके हम ले आते हैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने सिटीजन्स का, और कई बार तो मध्यस्थता के लिए भी बात होती है। वेयर डू यू फाइंड इंडिया स्टैंडिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ओपोनेंट? आप मोदी जी के विरोधी हैं या फिर सरकार में विपक्ष में बैठे हैं, उसके अलावा अगर आप बात करें तो वैश्विक स्थिति में कहाँ पर आज वैश्विक परिदृश्य में भारत खड़ा है? देखिए, भारत आज नहीं बना, दो भाजपा वालों को गलतफहमी है। 2014 में पहली बार भारत का उदय हुआ, तो कहते भी हैं कि देश की आज़ादी सही मायने में 2014 में मिली। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में जो विरासत सौंप के गई थी नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनकी भी बात करता हूँ, उसकी बदौलत आज भारत एक सशक्त भारत। हमने तो 5 शक्तियों में एक बना के दिया था, उसे कौन नकार सकता था? पर आपने क्या किया? आपने कुछ किया? आपने भारत के, फिर कह रहा हूँ, भारत देख लीजिए, दुनिया का नक्शा देख लीजिए, अगल अगल कौन सा पड़ोसी देश है जिससे अच्छे संबंध? अमेरिका से गाली खा के अभी लौटे। सोवियत रूस हम पे विश्वास नहीं कर रहा है। जहाँ तक युद्ध की बात है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अरब कंट्रीज और इसराइल हो, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान करना चाहिए, इस नीति पे कांग्रेस मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज का, आपका, जो आपने में मुझे निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये थे प्रमोद तिवारी जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और विपक्ष के उपनेता भी हैं राज्यसभा में। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस में सब कुछ ठीक है लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तो वहीं भाजपा पर भी कटाक्ष किया कि भाजपा में वन मैन शो हो रहा है, इसलिए विपक्ष अगर टारगेट करेगा तो उसी वन मैन को टारगेट करेगा जिसके नाम पर पूरा शो हो रहा है। साथ ही चुनावों में हो रही धांधली के बारे में, गड़बड़झालों के बारे में एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं भाजपा गड़बड़ी करती है जिसकी वजह से चुनावों में जीतती है। साथ ही ये भी कहा कि भारत के लिए अर्थनीति सबसे पहले बदलनी होगी, इकोनॉमी को बूस्ट करना होगा, और जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सरकार द्वारा वो सब कहीं ना कहीं छद्म हैं, झूठे हैं। इन तमाम चीजों से जनता को बाहर निकलना होगा और विश्वास भी दिखाया कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में काबिज होगी। तो ये थी हमारी खास पेशकश, खास मुलाकात। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।